ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज अध्याय है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस अध्याय के अंतर्गत 18वां नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। आज पूरा डिटेल में स्टडी इसमें करेंगे कि एलर्जी क्यों होता है, किन किन कारणों से होता है, या हमारे इस पे हमारे बॉडी के अंदर इसका किस तरह से एक्टिविटी जो है वो होता है। या हम लोग देखेंगे कि गांव के जो लोग हैं या गांव के जो बच्चे होते हैं उनको एलर्जियां क्यों नहीं होते हैं, और शहरों में जो रहते हैं उनको एलर्जियां क्यों होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ जो हम लोग टैबलेट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या चीज़ या कौन सा ऐसा केमिकल होता है जिसके द्वारा हमारा एलर्जी जो है वो ठीक होते हैं। जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम में अगर कोई पैथोजन या अगर कोई ऐसा कारक जो हमारे लिए हार्मफुल है ना, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है या प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो फट से वो पहचान जाता है कि हमारे बॉडी में जो है आया है वो हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन एलर्जी में कैसा होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता है, उसके प्रति हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसका हाइपर सेंसिटिविटी शो करना, वो कहलाता है, हमें एलर्जी कहलाते हैं। ठीक है। और जैसे कि धूल होता है, तो धूल हमारे लिए आवश्यक है, मतलब कि आवश्यक का अर्थ यह है कि धूल और मिट्टी है ना, तो मिट्टी हमारे लिए आवश्यक है। तो उस मिट्टी से भी, उसके जो उड़ने से भी हमको क्या होता है, कुछ लोगों को एलर्जियां हो जाती है, या उसके प्रति जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं, जैसे कि स्नीचिंग होना, छींक आना, सर्दी हो जाना। तो ये सारा अगर एक्टिविटी उसमें वो हो रहा है उसके प्रति, तो वो कहलाएगा, उसके लिए एलर्जी कहलाएंगे। कई लोगों को पोलन ग्रैंड से होता है, तो कई लोगों को कुछ चीज खाने से होता है, कई लोग जैसे कि जो अकंद फूल होते हैं उनसे खाने से जो उनको शरीर में जो रैशेस होना शुरू होते हैं, खुजली वगैरह इसमें शुरू हो जाता है। तो वो चीज हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए एबनॉर्मल नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसमें नॉर्मलिटी उसमें नहीं सो पा रहा है, वो एबनॉर्मल हो रहा है। इसी कारण से जो है हमें कुछ नए रिएक्शन देखने को इसमें मिलता है, या नया चीज हमको देखने को मिलेगा, यही कहलाएगा एलर्जी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखे हैं। क्या लिखे? द एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। ठीक है। कुछ एनवायरनमेंट में ऐसा एंटीजन होता है जिसके प्रति हमारा जो बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो एबनॉर्मलिटी शो करता है, या उसके लिए जो है वो कैपेबल नहीं होते हैं, तो ये कहलाते हैं, हमें एलर्जी जो है वो कहलाते हैं। अब इस एलर्जी को कॉज होने के लिए जो है हमारे पास एलर्जेंस होते हैं। ठीक है। एलर्जेंस होते हैं जिसके द्वारा ये होता है। तो इसमें आएगा आपका सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जी। ठीक है। वे होते हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा मटेरियल होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो है एलर्जी को कॉज करते हैं, वो कहलाता है, हमें क्या, एलर्जेंस कहलाते हैं। या जिनके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी होता है वो कहलाता है एलर्जेंस कहलाते हैं इसमें। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में आपका पोलन ग्रैन हो गया। कई लोगों को जैसे कि फूल का जो पोलन ग्रैन होता है उनसे एलर्जियां होती है। किसी इंसान को अगर फूल वो सूंघ लेगा तो वहां पर उसको छींक आना, सर्दी हो जाना, या कुछ और अदर्स एक्टिविटी उसमें जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसके लिए एलर्जी है। जैसे स्पोर हो गया, तो स्पोर के थ्रू हो गया। फीदर्स मतलब कि जैसे कि अब पक्षी वगैरह रहते हैं, उनके फीदर्स उड़ते हैं, जैसे कि मुर्गी घर हो गया और कुछ हो गया, वहां से अगर फीदर्स अगर उड़ रहे हैं तो कुछ लोगों को जो इन फीदर से भी एलर्जियां होती है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए सही हैं, जैसे कि मही हो गया, दही हो गए, और आपके पास छाछ हो गया। इनको अगर कोई पी लेता है, एलर्जी वाला इंसान पी लिया, तो उसमें क्या हो गया, रैशेस हो जाएंगे, या उनको जो है बहुत ही ज्यादा शरीर पर पूरा खुजली होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जैसे कि हमारा दही का जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, फिर भी उसका हमारे बॉडी पर एबनॉर्मलिटी शो नहीं होगा। उसमें क्या होगा, आपका नॉर्मलिटी शो नहीं होगा, उसमें एबनॉर्मलिटी उसमें शो वो करेगा, तो वो कहलाएगा, हमें क्या है, जो लाभकारी तो है लेकिन वो हमें एलर्जिक रूप में वो परिलक्षित हो रहा है, दिखाई वो दे रहा है। और ये आता है इसमें सॉइल। ठीक है। सॉइल आता है मतलब मिट्टियां। कई अब बच्चों को या जो अब बड़े भी हो गए हैं उनको जो है सॉइल, मिट्टी से या धूल से एलर्जियां होती है, क्योंकि जब वो छोटे अवस्था में होते हैं तो उनको घर में इतना बंद करके रखते हैं कि उनको खेलने ही नहीं दिया जाता, जिसके कारण से हमारा बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी उसके प्रति शो करता है, मतलब अति उत्तेजनशीलता वो शो करते हैं सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए, जिसके कारण से वो एलर्जी का कारण बनता है। फिर उसके बाद है हमारे पास हीट कूल्ड
है ना। कोल्ड मतलब कि हीट, अगर किसी इंसान को ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि धूप वगैरह में जो है उससे धूप से उनको एलर्जियां भी रहते हैं। कई पर्सन ऐसा होता है ज़्यादातर वो धूप में जो है नहीं निकलते हैं, अगर धूप में निकलते हैं तो पूरे अपने चेहरे को, अपने बॉडी को जो है कवर किए हुए रहते हैं। वो सोचते हैं कि कम से कम उसका जो है सनलाइट है या जो हीट है उसके बॉडी में आए। और कूल मतलब किन्हीं 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 लोगों को जो है वो जैसे ठंडे पे पदार्थ होते हैं उनसे भी एलर्जियां देखने को मिलता है। अब बात आता है इसमें गांव के बच्चों को एलर्जी क्यों नहीं होता है और शहरों के बच्चों को एलर्जी क्यों हो जाते हैं। तो इसका जवाब सिंपल सा है, गांव का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो नेचुरल होता है ना। शहरों में भी नेचुरल होते हैं लेकिन वहां पर जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात इसमें आता है, गांव में जो है बच्चे वगैरह खेलने के लिए आजाद होते हैं, खेलने के लिए उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जगह होते हैं और जहां चाहे वहां वो खेल सकते हैं। लेकिन शहरों में क्या है, एक छोटा सा रूम रहता है और रूम के बाहर छोटा सा एक क्या रहेगा, हॉल रहेगा, वो वहीं तक ही बच्चे सीमित हो जाते हैं। उसके बाद स्कूल जाएंगे तो स्कूल का काम, होमवर्क करना, तो उनको खेलने वगैरह का टाइम जो है बिल्कुल नहीं मिलता। जिसके कारण से क्या है, उनका जितना अटैचमेंट जो है इन्वायरमेंट के प्रति होना चाहिए उतना अटैचमेंट वो नहीं होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से भी एलर्जियां उनको ज्यादा होती है। और इसी कारण से अस्थमा के जो पेशेंट है वो शहरों में ज्यादा मिलते हैं, गाँव में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, अस्थमा मतलब क्या होता है, हमारे जो श्वास नाल होते हैं वो कैसा हो जाएगा, किसी कारण जब वो किसी एलर्जेंस अगर उसके अंदर जाता है तो जो श्वास नाल होते हैं वो पिचक जाते हैं या वो चिपक उसमें फंस जाता है, जिसके कारण से वो एलर्जेंस जो है वो इसमें एलर्जी का काम करते हैं, अस्थमा का उसमें जो है कॉज वो कर देते हैं, जिससे उनका जो ब्रीदिंग होता है वो एकदम सा रुक जाता है या वो बहुत कम होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो शहरों के अब बच्चों को जो है एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल तरीके से नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से उनको एलर्जियां होते हैं। और गांव के जो बच्चे होते हैं उनको एलर्जी नहीं होते, इसके कारण यह है कि उनको पूरा प्लेस मिलता है खेलने के लिए। जैसे कि गांव में जो रहते हैं बच्चे को क्या करते हैं, मिट्टी को जो है पूरा खेलते हैं, अपने अंदर पूरा शरीर में जो है लगा लिए रहते हैं। लेकिन शहरों के बच्चे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं देखेंगे, कोई बच्चा ऐसा आपको लगा हुआ उसमें वो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है। और हमें गाँव में क्या है, खुले वातावरण है, मिट्टी में खेल रहे हैं, फूलों के साथ खेल रहे हैं और तालाबों में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं, जिसके कारण से उनको कोई भी ऐसा जो है ऐसा जो है कोई भी एलर्जी वाला जो रीजन इसमें नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पैथोजेनेसिस, मतलब इसमें जो है किस तरह से इसका रोग जो है वो फैलेगा। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर अगर एलर्जीज जाता है तो उसका असर या वो कैसे तरीके से ग्रो करेगा या कैसे उसमें एक्टिविटी होती है, इसको हमें इसमें देखेंगे। इसके लिए हमको इसमें से थोड़ा सा इसका थ्योरी देखेंगे, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसमें समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो हमें अलग अलग एंटी बॉडीज पाए जाते हैं, जिसमें हमने लिखे हैं क्या, IgE। ठीक है, IgA होता है, IgE होते हैं, IgM होता है, IgD होता है और IgG होते हैं। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी होता है वही क्या होता है, एलर्जीज सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, वे जो है मतलब ये जो IgE एंटीबॉडी है, IgE एंटीबॉडी जो है अगर कोई एलर्जी के पेशेंट है उसमें जो है वो ज्यादा पाया जाता है या उसमें जो है वो ज्यादा बनते हैं। अगर किसी पर्सन में IgE एंटीबॉडी अगर ज्यादा है तो सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसमें जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसको एलर्जी है। वो अलग अलग चीजों से उसको एलर्जी हो सकता है, लेकिन उसको एलर्जी वो है IgE की मात्रा के अनुसार उसको बताया जा सकता है। फिर देखते हैं, नॉर्मली जो है आपका IgE जो है 0.1% प्रेजेंट इन मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल। ठीक है, बेसोफिल सेल और मास्ट सेल में जो है क्या होते हैं, 0.1% जो है वो पाया जाता है या वो रहते हैं। ठीक है, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल, तो बेसोफिल सेल हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक प्रकार होता है। तो ठीक है, तो इसमें जो है आपका लगभग 0.1% ही इसमें पाया जाता है क्या, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एलर्जी पर्सन में IgE की मात्रा, एलर्जी के पर्सन जो होते हैं उसमें IgE की मात्रा जो है अधिक बनने लगता है, जिसके कारण जो है वो एलर्जी होता है। ठीक है, एलर्जी वाले जो पर्सन रहेंगे उसमें IgE की मात्रा ज्यादा बनना स्टार्ट होगा, जिसके कारण से वो एलर्जी वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मास्ट सेल से हिस्टामिन एंड जो है आपका सेरोटोनिन केमिकल एलर्जी के समय सीक्रेट होता है। ठीक है, जो हमारा मास्ट सेल रहता है तो मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है नामक केमिकल एलर्जी के समय जो है वो सीक्रेट होते हैं। अगर ये सीक्रेशन नहीं होगा, ये दोनों अगर सीक्रेशन नहीं होंगे तो किसी भी पर्सन को एलर्जी नहीं होते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है वो सीक्रेशन नहीं होता है, ये केवल इसमें होते हैं आपके जो एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं उसी में ये देखने को मिलता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है
मिलता है, ठीक है। और कहाँ से होता है वो, तो मास्ट सेल से सीक्रेट होता है। फिर उसके बाद है आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स से ही जुड़ता है, ठीक है। तो आईजीई जो रहता है वो कहाँ पर जुड़ेगा, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से ही जाकर वो जुड़ता है, किसी दूसरे के साथ वो अटैचमेंट नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी अलग अलग एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एंटीबॉडी का काम जो है अलग अलग होता है। सभी एंटीबॉडी हमको एंटीजन से प्रोटेक्ट करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी एंटीबॉडी जो है हमको एंटीजन से प्रोटेक्ट करेगा या रोगों से हमको बचाएगा ऐसा नहीं है। कुछ जो एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका अलग अलग जो है वर्क वो होता है। तो उसी तरह से आईजीई जो एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल से ही वो जुड़ता है, जाकर अटैचमेंट वो होते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा अभी मास्ट सेल के थ्रू, हम डायग्राम के थ्रू इसको फिर से समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है जिनसे एलर्जी नहीं होता है, जिनसे एलर्जी नहीं होता यानी कि जिनमें एलर्जी नहीं होता आईजीजी एंटीबॉडी सीक्रेट होता है, ठीक है। जो पर्सन या जिस पर्सन में एलर्जी नहीं होते हैं उसमें क्या बनता है, आईजीजी जो है अधिक मात्रा में बनते हैं। कम मात्रा में बनेगा लेकिन जो है वो अधिक मात्रा में ये ज्यादा बनते हैं। अगर कोई एलर्जी का पेशेंट है तो उसमें आईजीजी की मात्रा कम हो जाते हैं और आईजीई की मात्रा अधिक हो जाता है, इसलिए उसमें एलर्जी होते हैं, ठीक है। ये हो गया जिसके कारण पैथोजन को जो है वो किल करता है। जिसके कारण क्या बनेगा, पैथोजन को किल करेगा। मतलब आईजीजी एंटीबॉडी जो होता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाकर जो पैथोजन रहेंगे उसको वो किल कर देता है, जिससे उसको भी एलर्जी हो ही नहीं सकता। धूल के लिए पोलन ग्रैन्स के लिए, जैसे हीट वगैरह हो गया, स्पोर फीदर्स के लिए उसमें एलर्जी ही नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडी होता है और वो जाकर सीधा जो पैथोजन है उसको मार देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं और मास्ट सेल के साथ जो है अटैच नहीं होता और जो है इसमें इन्फ्लामेशन भी नहीं होता। मास्ट सेल के साथ ये अटैच नहीं होगा, मतलब कि क्या होगा, आईजीजी जो होता है वो मास्ट सेल के साथ वो अटैचमेंट इसमें नहीं होता है। अगर अटैचमेंट होता है तो पैथोजन उसके साथ मतलब जो एलर्जन है या पैथोजन है वो आते और आने से जो है हमें एलर्जी होता है। लेकिन आईजीजी जुड़ रहा है, आईजीजी नहीं जुड़ रहा है, इसी कारण से वहां पर हमको कोई भी प्रकार की इसमें एलर्जी नहीं होता है या नहीं वो होगा। और साथ साथ इन्फ्लामेशन नहीं होगा। इन्फ्लामेशन का अर्थ होता है जैसे मास्ट सेल होते हैं तो मास्ट सेल के अंदर भी हमारे पास ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसके जो ग्रेन्यूल्स होता है उसका बाहर आना वो कहलाएगा, इसमें इन्फ्लामेशन कहलाएंगे, तो वो भी उसमें नहीं होता है। क्योंकि मास्ट सेल के साथ आईजीजी है, आईजीजी तो अटैचमेंट होगा ही नहीं, तो आईजीजी अटैचमेंट नहीं होगा तो वहां पर आपका पैथोजन भी या जो एंटीजन है आकर बाइंड नहीं होगा और बाइंड नहीं होने से इन्फ्लामेशन भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें देखते हैं जो एलर्जी होता है उसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है, मास्ट सेल के साथ इसकी एक्टिविटी कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो ये रहता है हमारे पास मास्ट सेल रहता है और मास्ट सेल के ऊपर जो है कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है। कोई भी जो सेल होता है उसके ऊपर अगर कोई एंटीबॉडी उसके साथ आकर अटैच होगा तो अटैच होने के लिए क्या चाहिए, वहां पर रिसेप्टर चाहिए जो एंटीबॉडी को क्या कर सके, वहां पर अटैच करके रख सके। इसलिए जो है वहां पर क्या रहेगा, रिसेप्टर्स रहेंगे। तो ये हुआ हमारा रिसेप्टर्स। और मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स जो है इसमें पाए जाते हैं। तो अब देखेंगे इसके आगे वो किस तरह से होगा। तो मास्ट सेल है, मास्ट सेल के ऊपर में जो ऊपरी भाग इसका है, जो इसको परत वाला जो लेयर, इसमें क्या पाए जाएंगे हमारे पास, मेम्ब्रेन में जो है आपका रिसेप्टर्स होंगे, अलग अलग इसमें रिसेप्टर्स होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो ये मास्ट सेल है, तो इस मास्ट सेल में क्या हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एंटीबॉडी आकर जो है वो जुड़ गया। कौन सा एंटीबॉडी जुड़ा है, आपका आईजीई जो है एंटीबॉडी इसमें आकर जुड़ा है। अगर आईजीजी होता तो क्या होता, इस मास्ट सेल के साथ वो अटैचमेंट वो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्या है, आईजीई है, क्योंकि ये एलर्जी वाले जो पेशेंट है उसका है। तो एलर्जी वाले पेशेंट में क्या होता है, आईजीई होते हैं एंटीबॉडी, जो कि क्या होगा मास्ट सेल के साथ जो है अगर वो जुड़ गया तो मास्ट सेल के साथ आकर जुड़ा है। अब मास्ट सेल के साथ अगर आके जुड़ने के बाद इसमें क्या हुआ है, ये एलर्जेन, क्या आ गया, एलर्जेन। मतलब जैसे कि मास्ट सेल के साथ तो जुड़ गया है, तो कोई एलर्जी का पेशेंट है तो उनको अलग अलग चीजों से एलर्जी हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में उसको मिट्टी से या सॉइल से एलर्जी है, तो मास्ट सेल में आपका एंटीबॉडी आईजीई जुड़ गया है, वो मिट्टी के कांटेक्ट में आया, मतलब मिट्टी धूल के रूप में जब उड़ेगा तो उसमें नाक में उसके जाएंगे नोस में वो जाएगा, जिसके द्वारा क्या हो जाएंगे, ये जो है एलर्जन का काम करेंगे। वही जो क्या करेगा, एलर्जन का काम करेगा,
जो कि जो है कहाँ पर जाएंगे, इस एंटीबॉडी के साथ जो है वो अटैचमेंट होगा, इसके साथ वो आकर जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, उसके पैराटोप से आकर जुड़ेगा। ठीक है, किससे जुड़ेगा, पैराटोप से। जैसे मैंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि पैराटोप जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैराटोप से आकर जुड़ेगा और इसका इपीटोप होगा। ठीक है, इसका इपीटोप और इसका जो है पैराटोप दोनों आकर क्या होंगे, वहां पर ऐसा बाइंड होगा, फिक्स होंगे, है ना। तो फिक्स होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर ये कहलाएगा हमारे पास एक्टिवेटेड मास्ट सेल कहलाएंगे, मास्ट सेल कहलाता है। ठीक है, पहले जो है वो एक्टिवेटेड नहीं था, ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में था। जब वो क्या हो गया, एंटीबॉडी इसमें जुड़ा है तो ये कहलाएगा हमारे पास मास्ट एंटीबॉडी मास्ट सेल कहलाएंगे, एंटीबॉडी ज्वाइंट मास्ट सेल कहलाएंगे। और ये कहलाएगा उसके बाद एक्टिवेटेड मास्ट सेल कहलाएंगे। जब ये पूरी तरह से जो एलर्जन है इसके साथ आकर वो जुड़ जाएंगे तब कहलाएगा हमारे पास एक्टिवेटेड मास्ट सेल जो है वो कहलाते हैं। अब यहीं पर जो है मेन एक्टिविटी यहीं पर होता है। इससे क्या है, हमारे बॉडी में जो है वो कैल्शियम आयन होते हैं, क्या होगा, इसके अंदर मतलब मास्ट सेल के अंदर जाएंगे और यहाँ का जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स है, तो ये जो ग्रेन्यूल्स होता है वो कैसा होगा, वो बाहर की ओर जो है वो आएगा। तो जिसको बोलते हैं हमारे पास डी ग्रेन्यूलेशन कहते हैं। क्या होगा, डी ग्रेन्यूलेशन, मतलब यहाँ के मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स था वो जो है यहाँ पर बाहर आएगा, बाहर यहाँ से निकलते हुए जाएगा, तो इसको बोलेंगे डी ग्रेन्यूलेशन। और इस डी ग्रेन्यूलेशन के कारण, ठीक है, क्या सीक्रेट होगा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन सीक्रेट होगा। ठीक है, इसके ग्रेन्यूल्स बाहर आने के कारण, जब तक इस मास्ट सेल से ग्रेन्यूल्स बाहर नहीं आएंगे तब तक जो है हिस्टामिन का सिक्रेशन नहीं होंगे, और जब तक हिस्टामिन का सिक्रेशन नहीं होगा तब तक हमें एलर्जी वो नहीं होगी। ठीक है, तो डी ग्रेन्यूलेशन हुआ, अंदर के जो ग्रेन्यूल्स से वो बाहर आया, तो बाहर आने के बाद उसके अंदर में ग्रेन्यूल्स के अंदर में क्या है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन है। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है बाहर निकले, जिसके कारण से होंगे आपका वेसल का डायलेशन होगा। जो हमारे अंदर वेसल्स पाए जाते हैं उस, जैसे कि म्यूकोसल जो वेसल होता है, और बहुत सारे जो ब्लड के वेसल्स होते हैं, एवं जो है बहुत सारे जो वेसल्स है वो क्या होगा, आपके डायलेशन होंगे, वो टूटेगा। डायलेट होने के कारण जो है इसी बोलते हैं इन्फ्लामेशन होगा, डायलेशन होगा, जिसके कारण से इन्फ्लामेशन होंगे। जैसे कि हमारे पास ये इस तरह से हमारे पास जो वेसल्स होते हैं, इस तरह से क्या है, वेसल्स होते हैं, ब्लड के वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एंटीबॉडी क्या हुआ है, IgE जुड़ा है, जिसके कारण से हिस्टामिन और सेरोटोनिन इसमें सीक्रेट हो रहा है। और ये जो हमारा इधर का जो रहेगा, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, और इसके बीच जो है ये वेसल्स है ना। तो इसमें क्या है, एंटीबॉडी है, इसमें एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इसमें है। तो एंटीबॉडी में क्या होगा, डी ग्रेन्यूलेशन हुआ, उसके तरह से आपके वेसल क्या होंगे, डायलेशन होंगे। तो जिसके कारण जो हिस्टामिन यहाँ पर था वो कहाँ पर आएंगे, इस बॉडी फ्लूइड में जो है वो आना शुरू होंगे, इस बॉडी फ्लूइड में आएगा, जिसके कारण से हमारे शरीर में जो है हमको रैशेस वगैरह होना, स्नीचिंग होना, या हमें जो है और खुजली वगैरह का होना, ये सारी चीजें इसमें हमको देखने को मिलेंगी। हमारे नाक बहेंगे, सर्दी होगा, तो ये किसके कारण होगा, इसी डायलेशन के कारण जो है, या इन्फ्लामेशन के कारण जो है वो होता है। वेसल कहलाएंगे, डायल्यूट हो जाएंगे, यहाँ पर पतला हो जाएंगे, और पतला होने से जो है इनका जो केमिकल है वो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड है, टिश्यूज फ्लूइड है, उसमें वो आ जाएंगे। ठीक है, जिससे हमको वो क्या होगा, एलर्जी जो है वो होता है। समझ में आया आपको कि इसमें जो वेसल है, वेसल के अंदर हमारा एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी क्या हो जाएंगे, हिस्टामिन के कारण जो है वेसल का डायलेशन होंगे, और इसी तरह से इनमें इन्फ्लामेशन होगा। मतलब हिस्टामिन जो है इस पहले वेसल में था, कहाँ पर आएगा, हमारे बॉडी का फ्लूइड जो होता है इसमें जो है वो आएंगे, जिसके कारण से हमको जो है एलर्जी का सिम्टम्स उसमें वो होगा। अब देखते हैं कि एलर्जी के सिम्टम्स किस तरह से होते हैं, कैसा उसका होता है। तो यहाँ पर हमने लिख कर रखे हैं, इसका सिम्टम्स लिखे हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहला आएगा हमारे पास स्नीचिंग, सबसे पहले आएगा उसमें स्नीचिंग, मतलब किसी पर्सन को अगर किसी से एलर्जी है तो उसको बार बार छींक आएगा, वो बार बार जो है वहां पर छींकेंगे, स्नीचिंग करेंगे। फिर दूसरा होगा आपका वाटरी आयस, वाटरी आयस मतलब होंगे आपके जो आंखें होते हैं उसमें पानी जैसा भरेगा, मतलब पानी पानी जैसे कि कोई रो रहा है ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, रो रहे हैं ऐसा वो हो जाते हैं उसका आंखें। फिर आता है हमारे पास रनिंग नोज, रनिंग नोज मतलब जो नाक से आपका जो म्यूकोसल लिक्विड जो रहता है वो निकलना शुरू होता है, या नाक आपको जो बहना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद होगा आपका डिफिकल्टीज ऑफ ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी में जो है आपका अस्थमा भी इसी के कारण जो है वो होता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसके लिए जो आपका एंटीबायोटिक्स, मतलब अगर किसी पर्सन को एलर्जी हो गया तो कौन सी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, या उस एंटीबायोटिक्स में ऐसा क्या चीज मिला होता है जिसके कारण से एलर्जी वो दूर हो जाते हैं। तो उसमें रहता है आपका एंटी हिस्टामिन रहता है, क्योंकि हिस्टामिन इसमें हो रहा है, हिस्टामिन के होने से हो रहा है। अगर इसको हमने एंटी हिस्टामिन दिया
तो क्या हो जाएगा, एंटी हिस्टामिन से जो है इसके प्रति जो है वो हिस्टामिन का सिक्रेशन को रोकेगा, और रोकने से ही हमें एलर्जी वो ठीक हो जाएंगे उसमें। ठीक है। फिर दूसरा बोलता है आपका एडिनेलिन है, तो एडिनेलिन का सिक्रेशन होने या एडिनेलिन का सिक्रेशन होने के कारण जो है उसमें एलर्जी भी कैसे हो जाएंगे, कम होंगे, क्योंकि ये सेरोटोनिन की जो मात्रा होगा उसको वो कम करेगा, जिसके कारण से हमें जो है वो एलर्जी नहीं होंगे। और उसी तरह से कुछ स्टेरॉइड होते हैं, तो स्टेरॉइड को भी इसमें दिया जाता है, जिसके द्वारा एलर्जी को रोकने में हमको आसानी हो सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो एलर्जी के बेस पर। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।